चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में, जो कि झारखंड के नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जेपीएससी जेएसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए एवं झारखंड के जितने भी परीक्षा होते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी के सिलेबस में भी दी गई है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास स्टडी सेंटर को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके रखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नागवंशी शासन व्यवस्था, जिसमें कि हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था का इतिहास पढ़ेंगे, जो कि पहले ज़माने में किस तरह से नागवंशी शासन करते थे, यानी कि जो नागवंशी राजा होते थे वो किस तरह से शासन करते थे, और जो शासन प्रणाली था यानी कि जो प्रशासनिक प्रणाली था उसमें कौन कौन से लोग होते थे और किनको क्या काम दिया गया था, ये सारा जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे और जानेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी यानी कि 64 ईस्वी में हुआ था, तथा राजा फनी मुकुट राय इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे। यानी कि इनका जो प्रथम शासक कौन थे नागवंशी शासन जो व्यवस्था है उसका, तो आप लोग याद रखिएगा फनी मुकुट राय थे, जो कि इसका प्रथम शासक हुआ करते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला जो दिया गया है वो है, यह शासन व्यवस्था मुंडा राज के बाद स्थापित किया गया था। और ये जो शासन व्यवस्था किसके बाद किया गया था, तो जो मुंडा शासन व्यवस्था है उसके बाद लागू किया गया था। उसके बाद देखिए फनी मुकुट राय ने सुतियांबे, जो कि आप लोग जानते होंगे रांची में ही पड़ता है, रांची जिला के अंतर्गत ही पड़ता है। अगर आप लोग रांची से पतरातू जाते होंगे तो आपको एक गांव मिलता होगा सुतियांबे करके, ठीक है। तो वही सुतियांबे का बात किया जा रहा है, को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। यानी कि जो सुतियांबे था उसको अपना राजधानी बनाए हुए थे जो फनी मुकुट राय जो राजा थे वो। उसके बाद देखिए यहाँ पर नागवंशी शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए, जो मुंडा शासन व्यवस्था था पहले उसमें कुछ परिवर्तन किया था, करते हुए इसे अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया। यानी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का, विस्तार करने का प्रयास किया था। इसके शासन काल में पूर्व की भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। यानी कि पहले जिस तरह से मुंडा शासन व्यवस्था में भू व्यवस्था था, कर व्यवस्था था और शासन व्यवस्था था, वो संचालन होता रहा, यानी कि चलते रहा। उसके बाद देखिए लंबे समय अंतराल के पश्चात मुगलों के आक्रमण के कारण, यानी कि बहुत दिनों के बाद जब मुगलों का आक्रमण हो जाता है तो उसके कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन परिलक्षित होता है, यानी कि देखने के लिए मिलता है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना जो कि एक प्रकार का क्या है, कर है, तो नजराना लिया जाने लगा, जो बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई तथा इसे मालगुजारी के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि जो नजराना दिया जाता था वो बाद में किस नाम से जाना जाने लगा, तो मालगुजारी के नाम से जाना जाने लगा। और किसको दिया जाता था, तो जो मुगल सेना होते थे यानी कि मुगल शासक होते थे तो उन लोगों को दिया जाने लगा था। उसके बाद देखिए, तो इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी। परिमाणतः संपूर्ण राज्य के कर का भार नागवंशी शासन पर पड़ने लगा। इस तरह से जो इस शासन व्यवस्था में जो आम रैयत लोग थे उन लोगों से कोई भी कर नहीं ली जाती थी, जिसके कारण यहाँ पर राज्य के जो कर का भार किसके ऊपर पड़ने लगा, जो नागवंशी शासन था उस पर पड़ने लगा था। उसके बाद देखिए, नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाकर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा। यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे, नियमित रूप से कहने का मतलब है कि नियमित रूप से, लगातार, रेगुलर रूप से कहें जिसको, तो रेगुलर मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण क्या किया कि 1615 ईस्वी में मुगल शासक जो कि जहांगीर ने, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा किसने किया था, जहांगीर ने। और कब किया था, तो 1615 ईस्वी में नागवंशी शासक जो दुर्जन साल थे, जो उस टाइम दुर्जन साल थे, तो उनको बंदी बनाकर 12 वर्षों तक रखा गया था। तो कहाँ रखा गया था, ग्वालियर के किले में रखा गया था। बाद में बंदी से रिहा यानी कि छोड़ने के बाद, ठीक है, रिहा होने पर दुर्जन साल ने
क्या किया कि 6,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया, तभी उसको छोड़ा गया। यानी कि वो साल में 6,000 रुपये देंगे तभी उसको मतलब कि ये छोड़ा गया, पाबंदी जो बनाया गया था उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद मतलब स्वीकार करने के बाद उसके बाद देखिए, इस भार को कम करने हेतु नागवंशी राजाओं ने आम जनता से कर यानी कि मालगुजारी वसूलना प्रारंभ किया। पहले आम जनता से कर नहीं लिया जाता था, जिसके कारण जो भार था वो जो नागवंशी शासन था उसके ऊपर पड़ रहा था। लेकिन अब क्या किया कि इसको कम करने के लिए अब जो नागवंशी राजा लोग थे वो लोग आम जनता से भी कर वसूलना शुरू कर दिया, यानी कि मालगुजारी लेना प्रारंभ कर दिया। इसे वसूलने की जिम्मेवारी, अब देखो इसको वसूलने के लिए कोई होगा, राजा जाके तो वसूलेंगे नहीं, तो यहाँ पर इसकी जिम्मेवारी किसको दिया गया? पढ़ा के जो प्रमुख होते थे मानकी को दिया गया। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा किसको दिया गया था, तो मानकी को दिया गया था। तो इन मानकियों को नागवंशी शासन में भूहर कहा जाने लगा। और देखिए जो मनकी होते थे उनको नागवंशी शासन में क्या कहा जाने लगा, तो भूहर कहा जाने लगा था। उसके बाद देखिए, बाद में नागवंशी राजाओं द्वारा मालगुजारी वसूलने के लिए अलग से जागीरदार रखे गए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो मालगुजारी वसूलने वाले एक रखे गए जिनको क्या कहा गया, तो जागीरदार कहा गया, जो कि जागीरदार रखे गए। इनके द्वारा मुगल बादशाहों द्वारा मांगे जाने पर ही मालगुजारी दी जाती थी। और जो जागीरदार थे, तो जब तक मुगल बादशाह उसका कर का डिमांड नहीं करेंगे, मालगुजारी का डिमांड नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे, तब तक नहीं दी जाती थी। इस अनियमित मालगुजारी को नजराना या पेशकश कहा जाता है। और इस तरह से अनियमित, रेगुलर रूप से नहीं, यानी कि हर साल नहीं, जब तक नहीं मांगेंगे मुगल बादशाह तब तक वो मालगुजारी नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, अनियमित हो जाता है, रेगुलर नहीं होता है। तो इसको क्या कहेंगे, अनियमित मालगुजारी। और इसको क्या कहा जाता था, तो नजराना या फिर पेशकश कहा जाता था। उसके बाद आगे देखिए, तो यहाँ पर 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासक पटना काउंसिलिंग के प्रति उत्तरदायी हो गए। फोर्ट विलियम को छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। अब देखो, छोटा नागपुर इलाके में कर वसूलेंगे, तो जो फोर्ट विलियम थे तो उनको दिया गया। उसके बाद देखिए 1773 ईस्वी में व्हीटली को छोटा नागपुर का कलेक्टर बनाया गया, ताकि कर की वसूली निर्बाध तरीके से की जा सके, यानी कि अच्छी ढंग से की जा सके। 1780 ईस्वी में छोटा नागपुर खास हो गया, रामगढ़ हो गया तथा चतरा को मिलाकर रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया गया। किसको किसको मिला करके रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया गया था, तो खास, रामगढ़ और चतरा को मिला करके रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया गया। इसका संचालन शेर घाटी से किया जाता था। और शेर घाटी कहाँ पर है, तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, जब आप लोग रामगढ़ जाइएगा तो ओरमाझी जैसे ख़त्म करते हैं, यानी कि आप चुट्टू पालू घाटी जानते होंगे, चुट्टू पालू घाटी जिसको बोलते हैं, तो वही है शेर घाटी। ठीक है, तथा चैपमैन को कर वसूली की जिम्मेदारी दी गई। और यहाँ पर किसको कर वसूली की जिम्मेदारी दी गई, तो चैपमैन को। ठीक है, इस तरह से कर वसूलने के लिए अलग अलग लोगों को रखा जाने लगा। उसके बाद देखिए, अंग्रेजी शासन में जो अंग्रेज का शासन था उस टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में क्या किया गया कि अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई तथा नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया। और इस टाइम क्या किया गया, जो कि नागवंशी राजा जो लोग थे उन लोगों को यहाँ पर जमींदार बना दिया गया। इस प्रकार पूर्व की जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में परिणत हो गई, यानी कि जो जागीरदारी व्यवस्था था वो क्या हो गया, जमींदारी व्यवस्था में परिणत, मतलब चेंज हो गई। उसके बाद देखिए, इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई, यानी जिस तरह से नागवंशी शासन व्यवस्था था वो अब इस तरह से समाप्त हो जाती है और यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था में परिणत हो जाती है, यानी चेंज हो जाता है। इसके स्थान पर नवीन प्रकार की अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। और इस प्रकार से क्या होता है कि अब नया नया अंग्रेज लोग का जो शासन व्यवस्था था वो लागू होने लग जाता है। तो देखिए, नागवंशी शासन व्यवस्था में कौन कौन से लोग होते थे और उनका काम क्या होता था, यानी कि
वो लोग किस पद पे रहते थे, उसको क्या कहा जाता था। जैसे कि यहाँ पर महतो दिया गया है, ठीक है। महतो किसको बोलते थे नागवंशी शासन व्यवस्था में, तो यह गांव का एक प्रमुख व्यक्ति था। उसी तरह भंडारी, भंडारी किसको बोलते थे, तो यह राजा के गांव में खेती करने तथा अनाज के भंडारण हेतु उत्तरदायी था। मतलब क्या करता था, जो भंडारी होता था वो राजा के गांव में खेती करता था, यानी जो नागवंशी राजा होते थे उनका गांव में खेती करता था और अनाज का भंडार करता था। उसी तरह देखिए पट्टी पढ़ा स्तर पर देखेंगे तो ये ऊपर वाला ग्राम स्तर पर थे, यानी कि गांव के स्तर पर। अब पट्टी पढ़ा स्तर पर देखेंगे तो यहाँ पर एक भूइहर होता था, ठीक है। भूइहर कौन लोग होता था, तो देखिए यहाँ पर यह आम जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए उत्तरदायी था। हम लोग ऊपर में भी पढ़े थे कि ये क्या होता था कि जो आम जनता होता था उसका मतलब कि उससे कर वसूलता था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा गया है, या आम जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए उत्तरदायी था। कहने का मतलब ये कर वसूलता था। इसे विभिन्न न्यायिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। न्यायिक किसको बोलते हैं, जो कि न्याय कराता है, तो उसको न्यायिक बोलेंगे। और इसके पास राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त था। उसी तरह देखिए ये पट्टी पढ़ा स्तर पर पहान होता था। पहान जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं, लेकिन पहले पाहन होता था, ठीक है। पाहन जो कि पट्टी के स्तर पर सभी प्रकार के जो धार्मिक कार्यों के आयोजन व संचालन हेतु पाहन जिम्मेदार होता था। जैसे कि आजकल क्या होता है कि आदिवासी समाज में, यानी कि आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे कि एक पाहन जिसको हम लोग बोलते हैं वही पाहन है, जो कि आज भी पूजा पाठ करवाते हैं आदिवासी समाज में। उसी तरह से पहले भी धार्मिक कार्य करते थे और उसका संचालन भी करते थे। उसके बाद राज्य स्तर पर बात करें शासन व्यवस्था की, तो यहाँ पर महाराज होते थे, ठीक है। अब महाराज कौन होते थे, तो नागवंशी शासन व्यवस्था के लागू होने पर राजा को महाराज शब्द से संबोधित किया जाने लगा। मतलब जो नागवंशी शासन व्यवस्था में जो राजा हुआ करता था उसी को क्या कहा जाता है, महाराज कहा जाता था। उसके बाद दीवान कौन होता था, तो यह राज्य का वित्तीय प्रमुख होता था, ठीक है। वित्तीय प्रमुख कहने का मतलब क्या, कि राज्य का पूरा लेखा जोखा वो रखेगा, राज्य के सभी वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेदार था। उसके बाद देखिए पांडे, पांडे कौन होता था, तो पंच द्वारा, ये किसके द्वारा, पंच द्वारा या पढ़ा राजा द्वारा लिए गए निर्णय को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पांडे की होती थी। मतलब राजा द्वारा या फिर पंच द्वारा कहीं पे भी पंच हुआ है, यानी कहने का मतलब मीटिंग, ठीक है। तो मीटिंग में जो कुछ भी हुआ उसको लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी पांडे का होता था, यानी कि यही पहुंचाता था। तो इस तरह से हम लोग नागवंशी राजा का जो शासन व्यवस्था था उसको समाप्त किए। और यही है जो कि आप लोग अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप लोग के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं दूंगा, ठीक। तो अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर के आते रहता हूँ जो कि जीपीएससी और जेएसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इतना करके रखिए और आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।